हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके चैप्टर 2 से होंगे और सारे क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 से इंपॉर्टेंट हैं उन सबको देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, स्थिर वैद्युत की विभव तथा धारिता, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं इस चैप्टर से, उसे मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। इस वीडियो में बताए गए जितने भी प्रश्न हैं उनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। 100% गारंटी है कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न ही आए हैं पिछले सालों में, तो ये सारे प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, या ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार रखिएगा, ठीक है। एक एक प्रश्न को चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है वैद्युत वैद्युत विभव का मात्रक है, ठीक है। पहला प्रश्न हमारे पास है वैद्युत विभव का मात्रक है। इसमें ऑप्शन दिया गया है जूल प्रति कुलाम, जूल इंटू कुलाम, कुलाम प्रति जूल और न्यूटन प्रति कुलाम, ठीक है। तो वैद्युत विभव देख लीजिए, वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर क्या होता है, W अपान में क्या होता है, Q होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो इसकी मात्रक की अगर बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और Q क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। तो इसका मात्रक क्या निकल के आया, जूल प्रति कुलाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जूल प्रति कुलाम जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कुलाम, ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास। प्रश्न संख्या 2 है, दो स्थिर आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत की बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत की बल होगा, ठीक है। ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें K2 अपान में K1 इंटू में F, 2K1 अपान में K2 इंटू में F, K1 अपान में K2 इंटू F और 2F, ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो है आपको देख लीजिए, पर प्रश्न में पूछा गया है कि K1 परावैद्युतांक वाले जो माध्यम रखे हैं उनके मध्य लगने वाला बल क्या है, F है, ठीक है, जो K1 की बात कर रहा है। यदि परावैद्युतांक बदलकर K2 वाले माध्यम में रख दिया जाए तब इनके बीच स्थिर वैद्युत की बल पूछा जा रहा है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। K1 और K2 का जो रेशियो होगा और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बल से, तो K1 अपन में K2 इंटू में F जो होगा, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा K1 अपन में K2 इंटू में F, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है, थोड़ा सा आप सेंस लगा करके भी समझ सकते हैं, या फिर इसको अगर आप डिराइव करना चाहें तो डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता है। तुल्य धारिता हमें बतानी है। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और यहाँ पे ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इस प्रश्न के ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम इधर ही कर देंगे। देख लीजिए, ये प्रश्न जो है इस प्रकार से है, ए और बी यहाँ पे स्थित है और ए और बी के बीच में हमें क्या करनी है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये किस रूप में है, ये समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ए और बी जब यहाँ पे है तो इन तीनों को देखेंगे, और ये तीनों क्या है, किस रूप में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में इन तीनों का मान निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/c, इन तीनों को देखें अगर, तो इन तीनों को निकालना चाहें तो 1/c बराबर होगा 1/c1 प्लस में 1/c2 प्लस में 1/c3। ये फार्मूला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है कैपेसिटर का यानी धारिता का, 1/c बराबर 1/c1 प्लस में 1/c2 प्लस में 1/c3 होता है, ठीक है। अब इस पे रख देंगे तो 1/c बराबर हो जाएगा 1/c1 का मान कितना है, 3 माइक्रो कुलाम, तो 3 रख देंगे। और प्लस में 1/में C2 का क्या है, 3 है, तो 3 रख देंगे। 1/में C3 का क्या है, ये भी 3 है, तो 3 रख देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से 1/c निकालना चाहें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 2 3, 3/3 हो जाएगा, यानी कि ये 1 आ गया। यानी कि हमें C का मान क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। यहाँ पे इसकी जो हमारे पास तुल्यता निकल के आई है, इसका हमारे पास जो C बराबर 1 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तीनों को सॉल्व किया हमने, तो यहाँ पे C यानी धारिता का मान क्या आ गया, 1 माइक्रो फैराड आ गया।
क्योंकि ये सारे माइक्रोफैरड में है तो ये भी हमारे पास माइक्रोफैरड में निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किस तरीके का ये फिगर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास ये ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं, तो इस तरीके से ये जो हमारे पास आ जाएगा, इस तरीके से ये बंद लूप हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बन चुके हैं, ये तीनों मिल करके क्या बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, ये 1 माइक्रोफैरड बन चुके, तो इसके समांतर क्रम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा और ये ऑलरेडी 3 माइक्रोफैरड है, तो ये 3 माइक्रोफैरड रहेगा। ठीक है, अब इस तरीके से अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों धारिताएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसके लिए हम समांतर क्रम वाला सूत्र लगाएंगे। समांतर क्रम का सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस में C2। अब जितने भी कैपेसिटर हों उनको जोड़ जोड़ देना होता है। ठीक है, डायरेक्टली तो C बराबर क्या निकल के आ जाएगा, C बराबर C1 का मान क्या है, 3 है, और प्लस में C2 का मान 1 है, तो 1 रख देंगे। C बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, और माइक्रोफैरड इसका यूनिट है तो माइक्रोफैरड लिख देंगे। 4 माइक्रोफैरड जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर का सही आंसर होगा आपका C और 4 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। ठीक है, एक बिंदु आवेश पर द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल होता है निर्भर करता है किस पे, F प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल करेक्ट होगा। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न जो विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल होता है किस पर निर्भर करता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो तो केंद्र पर विभव है। ठीक है, केंद्र पर विभव पूछ रहा है, अगर ये 10 वोल्ट का विभव इसके तल पर है। ठीक है, तो हमारे पास देख लीजिए, एक हमारे पास क्या है, खोखले गोलीय सतह की बात कर रहा है, तो खोखला गोला है ये, जिसकी त्रिज्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पे देख लीजिए 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, और ये खोखला गोला पर भी यानी कि विभव कितना दिया गया है, 10 वोल्ट। भी कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया गया है। और यहाँ पे जो आवेश दिया गया, सॉरी, यहाँ पे जो विभव रखा गया है, तो आपको पता होगा कि जो विभव रखा जाता है इसके सतह पे, सतह तल पे रखा जाने वाला जो विभव होता है, इसके तल पे ये चारों तरफ क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो ये 10 वोल्ट चारों तरफ होगा। उसके बाद से इसमें हमें क्या करना है, केंद्र पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे जो E का मान होगा 0 होगा इसके अंदर। ठीक है, जब E का मान हमारे पास 0 होगा तो E के लिए आपको फार्मूला याद होगा कि E बराबर होता है dV/dr। ठीक है, तो E बराबर हमें क्या है, 0 प्राप्त हुआ है, तो 0 बराबर में dV/dr हो जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पता चल रहा है कि dV और dr जो है 0 के बराबर है। तो 0 के जब बराबर है तो V बराबर हमारे पास 0 आएगा। और इससे हमें ये पता चलेगा कि जो विभव होता है, विभव जो है, विभव त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। विभव त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। विभव त्रिज्या पर निर्भर नहीं करेगा, और जब विभव त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करेगा, इस त्रिज्या पर ये डिपेंड ही नहीं है, विभव ये भी जो है डिपेंड ही नहीं है, तो इसका मतलब कि 10 वोल्ट चारों तरफ वितरित है। तो ये 10 वोल्ट अंदर भी हर जगह पे क्या होगा, 10 वोल्ट ही होगा। तो इसके केंद्र की बात करें O बिंदु पर, तो इसके केंद्र पर भी ये कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट। ठीक है, तो लिखेंगे, अतः अगर ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाए या लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो इस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, अतः गोले के केंद्र पर विभव, गोले के केंद्र पर विभव कितना है, 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बी ऑप्शन जो है सही कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने से कृत कार्य है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न में देख लीजिए, वेक्टर E और वेक्टर P की बात कर रहा है और इसमें वैद्युत द्विध्रुव की बात किया है। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास एक फार्मूला होता है W बराबर में वेक्टर P
क्रॉस वेक्टर ई इसके सदिश गुणन के बराबर होता है डब्लू। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले से जब इस सदिश को हम हटाना चाहें, इस सदिश रूप इस वेक्टर को हटाना चाहें, तो ये पी ई साइन थीटा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, पी साइन थीटा के रूप में बदल जाता है। थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है और आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि यहाँ से हमें डब्लू बराबर क्या मिल गया, पीई मिल गया, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान तो 1 हो गया, ये साइन 90 1 हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई हम पीई में कराएंगे तो डब्लू बराबर पीई मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो डब्लू बराबर हमें क्या मिल गया, पीई मिल गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा पीई होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पी जो है ये इसका आंसर होगा, यानी कि कृत कार्य क्या होगा, डब्लू बराबर पीई होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो 7वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है। एक परावैद्युत की पट्टी जिसका परावैद्युतांक K है को इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है। तो ऊर्जा U हो जाती है, तो हमें बताना है यहाँ पे कि उसका ऊर्जा U हो जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा। इस ऐसे प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे U0 की बात किया है ना, तो U0 बराबर हमारे पास एक सूत्र होता है, U0 बराबर Q² बट्टा में 2C। ये एक सूत्र होता है जिसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए परावैद्युतांक की बात किया है, तो परावैद्युतांक पदार्थ की बात की है, परावैद्युत पदार्थ, तो इस तरीके से लिख सकते हैं परावैद्युत की पट्टी जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। जब K है तब हमारे पास वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा U हमें बताना है, तो U बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 और Q अपान में यहाँ पे देखिए 2C है ना, इस C के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C बराबर लिख सकते हैं C के, क्योंकि हमें परावैद्युत दिया गया है, परावैद्युतांक K दिया गया है, तो हम सी के लिख देंगे। ठीक है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी के हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, सी के रख देंगे। ठीक है, इसके आगे हम अगर सॉल्व करें तो u बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 और q अपन में सी के, और इसमें Q², सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो इतना का मान होगा, यानी कि हमारे पास जो Q² बट्टा में 2C जो होगा वो किसके बराबर होता है, U0 के बराबर होता है। कैसे पता चला हमें, समीकरण नंबर 1 को देखिए, U0 बराबर क्या हो गया, Q² बट्टा में 2C हुआ, तो Q² बट्टा में 2C किसके बराबर हो जाएगा, U0 के बराबर हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम U0 लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे हमारे पास K है, तो U बराबर हमारे पास आ जाएगा U0 अपन में K। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप ढूंढ सकते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, U बराबर U0 अपन में K, जो कि मैंने आंसर ला दिया U0 अपन में K। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8 है हमारे पास। प्रश्न संख्या 8 है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव क्रमशः E तथा V है। E तथा V में संबंध बताइए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की दूरी r दी गई है, स्मॉल r। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिया गया है और वैद्युत विभव V दिया गया है। इसमें E और V में संबंध हमें बताना है, तो इसके लिए आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन में आप देखेंगे जहां भी केवल ई भी और आर की बात किया गया होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 की जिक्र कहीं होने ही नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आर दूरी पर जो है अक्ष में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी ई और भी में हमें संबंध बताना है। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है ई बराबर भी अपन आर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फार्मूला के रूप में निकलता है और ये अधिकतर स्टूडेंट को याद भी होगा। तो ई बराबर भी अपन में आर जो होगा इसमें संबंध ये दर्शाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 9 है, ई बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव भी का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न में कहा गया है ई बराबर 0, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है,
बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और आप टिक लगा के आते हैं भी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हमको पता है कि ये प्रश्न पढ़ने के बाद आप यही ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन गलत है। देखिए E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो है E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दी गई है, 0 दिया गया है। जब 0 दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब 0 है तो विभव क्या होगा, विभव नियत होगा, विभव कांस्टेंट होगा। जब विभव कांस्टेंट होगा तो r पर निर्भर नहीं करेगा। तो जब विभव कांस्टेंट होगा तो ये जो है r पर निर्भर नहीं करेगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जब मान लीजिए अभी हमने बताया किसी क्वेश्चन में, हमने अभी बताया पिछले के क्वेश्चन में, पीछे क्वेश्चन में हमने अभी बताया कि अगर आपके पास कोई गोला है और इस गोले में अगर आपके पास r दूरी दी गई है, इस गोले में अगर आपके पास कोई विभव, इस गोले पर अगर कोई विभव वितरित किया गया है तो ये समान रूप में वितरित हो जाता है, ठीक है। समान रूप में सभी जगहों पे क्या होता है, वितरित हो जाता है। अगर इसके अंदर हम ई की बात करें तो ये 0 होता है। जब ई हमारे पास 0 दे दिया है ऑलरेडी, जब ई 0 होता है तब हम कह सकते हैं कि भी जो है नियत होगा, कांस्टेंट होगा और आर पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या लास्ट देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। धारिता का मात्रक बोला गया है, ठीक है। तो धारिता का मात्रक क्या है ये हमें बताना है। तो धारिता का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका है कूलाम प्रति वोल्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे मात्रक याद रखिएगा, जितने भी मात्रक आपकी किताब में दिए गए हैं सारे मात्रक को याद कर लीजिएगा। मात्रक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, मात्रक के बारे में जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमेशा पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये 10 क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 से बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इस वीडियो में बता दिया। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और बाकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो मैं लाते रहता हूं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बेहतर प्रयास करता रहता हूं। आज के लिए इतना ही रखता हूं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।